बच्चों आज की क्लास हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अगला जो चैप्टर है दैट इज गवर्नमेंट बजट। आपने काफी कुछ सुना होगा बजट के बारे में। हर एक बंदा अपने इंडिविजुअल इनकम और एक्सपेंडिचर के बेसिस पर एक्सपेक्टेशन दिखाता है। बजट का मतलब क्या होता है पहले समझो। बजट का मतलब होता है जब कोई बंदा ये देखता है, जब कोई पर्सन ये सोचता है कि मेरी इनकम इस मंथ ये होने वाली है और उस इनकम के बिहाफ पर मैं इस मंथ ये एक्सपेंडिचर करूंगा, तो इसको लिखकर अगर वो प्रेजेंट कर ले तो वो उसका इंडिविजुअल बजट कहलाता है। बट यहाँ पर एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बजट की बात नहीं हो रही, बल्कि हम जो चर्चा करने वाले हैं वो बेटा गवर्नमेंट बजट की है। आपको मालूम है किसी भी कंट्री की ग्रोथ रेट, किसी भी कंट्री की ग्रोथ रेट या डेवलपमेंट रेट इस बात पर डिपेंड करती है कि उस गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री में कितना एक्सपेंडिचर करा। आप सभी बच्चों को मालूम है कि सरकार जितना ज्यादा एक्सपेंस करेगी, गवर्नमेंट जितना ज्यादा हैवी एक्सपेंडिचर करेगा, उतना ही हमारी गवर्नमेंट लोगों के प्रति जॉब अपॉर्चुनिटीज को बिल्डअप कर सकती है, और जितना जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा उतनी ही ग्रोथ रेट तेजी से बढ़ेगी। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का ज्यादा खर्चा करना इकोनॉमी के जीडीपी को बढ़ाने का काम करता है। तो इस इकोनॉमी के जीडीपी में कितना खर्चा होगा, कितना खर्चा नहीं होगा, दैट एक्सपेंडिचर इज टोटली डिपेंड ऑन द बिहेवियर ऑफ किसके ऊपर बेटा, गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट बजट बेटा एक ऐसा अकाउंट है, या फिर मैं इसको एक ऐसी स्टेटमेंट कह सकता हूं जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड इनकम। गवर्नमेंट ने कितना एस्टिमेशन लगा रखा है कि एक ईयर में वो कितना कमाएगी, और गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कि एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फिस्कल या फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट कितना एक्सपेक्ट कर रही है अपनी इनकम को अर्न करने का, और कितना सोच रही है कि उस इनकम को कहां कहां खर्च करेगी। अगर वो इनकम और एक्सपेंडिचर के अकाउंट को मेंटेन कर लेती है जो एक साल में कमाने वाली है, तो उसको बेटा हम लोग गवर्नमेंट बजट कहते हैं। गवर्नमेंट बजट का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट बजट इज एन अकाउंट और स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड एस्टिमेटेड इनकम एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द क्या बेटा, फिस्कल या फाइनेंशियल ईयर। आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की इनकम के बेटा बहुत सारे सोर्स हैं। हम लोग थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बजट के बारे में तीन इंपॉर्टेंट चीजें समझ लीजिए। ये अकाउंट या स्टेटमेंट है जिसका मेन काम रिकॉर्ड करना है, और वो भी क्या रिकॉर्ड करना है बेटा, एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। बट वो एक ईयर का ही होना चाहिए क्योंकि बजट फाइनेंशियल ईयर का ही बनता है। बच्चों ये जो गवर्नमेंट बजट में मैंने दो साइड्स बोली, गवर्नमेंट बजट की दो मेन चीजें हैं, एक एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। एस्टिमेटेड इनकम को हम लोग बजट रिसिट्स कह सकते हैं बेटा, दैट इज बजट रिसिट्स। ऐसे ही गवर्नमेंट के खर्चों को हम लोग बजट एक्सपेंडिचर बोलते हैं बच्चों। ये जो बजट रिसिट्स होती हैं, बजट रिसिट्स का मतलब होता है बेटा ऑल सोर्स ऑफ इनकम। मतलब हमारी गवर्नमेंट जहां जहां से भी पैसा कमा सकती है, उन सारे सोर्स ऑफ इनकम को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बजट रिसिट्स बोलते हैं। मतलब गवर्नमेंट की सभी इनकम के सोर्स। बेटा ये इनकम के सोर्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है बच्चों रेवेन्यू रिसिट्स, और एक होती है कौन सी बेटा, कैपिटल रिसिट। ये क्या होता है अभी हम लोग समझते हैं। पहले गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन लिखे, निकालिए अपने रजिस्टर ओपन करें। 1 अप्रैल से 31 मार्च जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो तुम्हारा एकेडमिक ईयर भी होता है, उसको ही हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। लिखें बेटा, लिखें गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या है। इट इज एन अकाउंट और स्टेटमेंट। हाँ जी, लिखें गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या है बच्चों। इट इज एन अकाउंट और स्टेटमेंट, इट इज एन अकाउंट और स्टेटमेंट that records estimated income, that records estimated income and estimated expenditure during a year, that records estimated income and estimated expenditure during a year. Estimated income and estimated expenditure during a year लिखना। फाइनेंशियल ईयर इसी के नीचे एक छोटी सी स्टेटमेंट, फाइनेंशियल ईयर कंसीडर बिटवीन 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यहां का ही
वैसे तो ज्यादातर यही चलता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, कई जगह 1 जन टू 31 दिसंबर का। बेटा क्योंकि इसी ईयर में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर तू देखे, बताता हूँ, उसका बेस पे आता हूँ। लिखे पहले ऊपर हेडिंग डालना और लिखना कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। बजट के दो कंपोनेंट है बेटा, कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। पहला लिखिएगा बजट रिसिट्स और दूसरा है बेटा बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिट्स और दूसरा है बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिट्स एंड क्या बेटा, बजट एक्सपेंडिचर। लिखें बजट रिसिट्स का मतलब क्या है। हाँ जी, बजट रिसिट्स, बातचीत ना करें बेटा, फिर उससे माहौल आप ही को प्रॉब्लम देगा। लिखें बजट रिसिट का मतलब, इट रेफर्स टू सम ऑफ all source of income. It refers to sum of all source of income earned through economy. It refers to sum of all source of income earned through economy. जहां जहां से भी गवर्नमेंट पैसा अर्न कर सकती है उस सारी इनकम के सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बजट रिसिट्स बोलते हैं। और आज की पूरी क्लास में केवल यही सारा कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जो ये बजट रिसिट्स होती है, जिसका मतलब मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया, बजट रिसिट्स का मतलब मैंने क्या बोला बेटा, ऑल सोर्स ऑफ इनकम। गवर्नमेंट जहां जहां से भी पैसा अर्न कर सकती है उन सभी के सोर्स को हम बजट रिसिट्स बोलते हैं। और ये रिसिट्स दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। एक होता है बेटा रेवेन्यू रिसिट्स और दूसरा मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया था, कौन सा होता है, कैपिटल रिसिट्स। बच्चों रिवेन्यू और कैपिटल रिसिट्स में कुछ बेसिक डिफरेंस है जिसको समझने के बाद आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से सुनते जाइए बेटा। रेवेन्यू रिसिट्स का पहला पॉइंट है, ये वो इनकम होती है विच नाइदर क्रिएट एनी क्या बेटा, लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट्स। बहुत बेसिक सी मैंने बात बोला है। मैंने आपसे क्या बोला कि ये गवर्नमेंट की ऐसी इनकम होती है जिस पैसे के आने के बाद ना तो सरकार की क्या क्रिएट होती है, लाइबिलिटी। मतलब ऐसा नहीं होता ये पैसा आ गया तो फ्यूचर में पैसा हमें किसी को क्या करना है, देना भी है, कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं है। और ना ही इस पैसे के आने से गवर्नमेंट की क्या कम हो जाती है, एसेट। लाइबिलिटी और एसेट्स क्या होती है वो तो जानते हो ना बेटा सभी। लाइबिलिटी हमें पे करना और एसेट्स हमारी एक तरीके से फ्यूचर इनकम का सोर्स भी बन जाता है। तो इससे ना तो लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट पड़ता है ना ही एसेट्स हमारी कम होती है। ऐसी सारी इनकम को हम लोग रिवेन्यू रिसिट्स कहते हैं। मैं अगर इसका एग्जांपल दूं तो बेटा जैसे मान लो गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा कमाती है, किसके थ्रू बेटा, टैक्सेस से। तो टैक्स अगर गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, अपना पैसा अर्न कर रही है, तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं है, पर्सनल लाइबल नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए जिसने मुझे पैसा दिया उसके लिए वो कुछ करेगी। ना ही गवर्नमेंट की इससे क्या कम होती है बेटा, एसेट्स होती है। ऐसे ही बेटा जैसे आपसे फी ले लिया, फाइन ले लिया, तो बहुत सारी ऐसी इनकम के सोर्स हैं जिससे गवर्नमेंट की एसेट्स एंड लाइबिलिटी हैम्पर नहीं होती। बट कैपिटल रिसिट्स बिल्कुल इसका उल्टा है बेटा। कैपिटल रिसिट्स का मतलब है विच क्या बच्चों, विच आइदर क्रिएट एनी क्या बच्चों, लाइबिलिटी और रिड्यूस एनी एसेट्स। मतलब ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट के लिए परेशानी कर दे बेटा, जो गवर्नमेंट के लिए या तो लाइबिलिटी क्रिएट करेगा या फिर फ्यूचर में एसेट्स भी रिड्यूस करेगा। जैसे मान लो हमारे देश की गवर्नमेंट ने बेटा पैसे को अरेंज करने के चक्कर में दूसरे कंट्री से क्या ले लिया बेटा, बोरोविंग ले लिया। कुछ टाइम के लिए पैसा तो आ गया बट भविष्य में वो पैसा देना है विद इंटरेस्ट, तो क्या क्रिएट हो गई, लाइबिलिटी। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप ले लिया बेटा, शायद आपने सुना हो क्या, डिसइन्वेस्टमेंट। क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट, अपना कोई पब्लिक पार्ट, अपनी कोई एसेट्स, अपनी कोई प्रॉपर्टी अगर मैं किसको बेच दूं, किसी प्राइवेट पर्सन को, और बदले में पैसा मिल जाए, तो बेटा एसेट्स बेच के अगर पैसा कमाओगे तो भी आपकी एसेट्स क्या हो जाएगी, कम। मतलब गवर्नमेंट की वो इनकम का सोर्स जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी और एसेट्स को इफेक्ट करता है उसको हम कौन सी इनकम बोलते हैं बेटा, कैपिटल। और जो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू। फर्स्ट पॉइंट था ये। पॉइंट नंबर सेकंड, हाँ चेंज होने वाली बात है, कुछ भी हो सकता है बेटा। रेवेन्यू रिसिट्स की अगर मैं बात बोलूं, ये हमारे कैसे नेचर की इनकम है बेटा, रेगुलर एंड रिकरिंग। मतलब गवर्नमेंट को बार बार हर साल ये पैसा मिलेगा, बार बार मिलेगा। बट जो कैपिटल रिसिट्स होती है वो कैसी होती है बेटा, इररेगुलर एंड नॉन रिकरिंग। मतलब इसका कोई नेचर डिफाइन नहीं है, कभी मिलती है और कभी नहीं मिलता बेटा। पॉइंट नंबर थर्ड हम लोग मेंशन कर सकते हैं
कि जो रेवेन्यू रिसिट्स होती है उसके प्रति कोई बंदा क्या फ्यूचर ऑब्लिगेशन कर सकता है बेटा? फ्यूचर ऑब्लिगेशन का मतलब है कोई बंदा क्लेम नहीं कर सकता कि जो पैसा मैंने गवर्नमेंट को दिया था वो बदले में मेरे को रिटर्न दे या उसका कोई पर्सनल बेनिफिट मुझे नहीं मिला। बट बेटा कैपिटल रिसिट्स में हमारे पास प्रोविजन होता है कि जिस बंदे से हमने पैसा लिया है वो हमारे प्रति क्या कर सकता है बेटा? फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्लेम कर सकता है। तो बेसिक से कुछ डिफरेंस है जो हमें समझना है। ये रेगुलर नेचर की इनकम है और ये इरेगुलर नेचर की इनकम है। तो पहले ऊपर हेडिंग डालो, लिखिएगा बजट रिसिट्स। हाँ क्या ये सेम चीज लिखनी है? लिख ली तो बहुत अच्छी बात है, शांति बनाए रखो थोड़ी देर के लिए। लिखो बेटा, बजट रिसिट्स के दो पार्ट था, रेवेन्यू एंड कैपिटल। लिखिए रेवेन्यू रिसिट्स क्या है, एक डिफरेंस की फॉर्म में लिखना ताकि आपको चीजें समझ आ जाएं। छोटे से 3 पॉइंट ही बताने मेरे को। फर्स्ट पॉइंट जिसने नोट नहीं करा वो कर ले। दे नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नो रिड्यूस एनी एसेट्स। दे नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नो रिड्यूस एनी एसेट्स। ना तो बच्चों ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट होने वाला है ना ही एसेट्स कम होने वाला है। दे नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नो रिड्यूस एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? दे नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नो रिड्यूस एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर फर्स्ट यहां लिखना कैपिटल में, क्या लिखोगे? दे आइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी और रिड्यूस एनी एसेट्स। फटाफट कंप्लीट करो। वो बोला भी मैंने, चेंज आएगा दोनों में। कि आप उस प्रॉपर्टी पे हम दोबारा से अपना कंट्रोल शो नहीं कर सकते। मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, मैं गवर्नमेंट हूँ तो मैंने तेरे को प्राइवेट को बेच दिया, तेरा राइट ट्रांसफर हो गया। तो ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा क्लेम कर दूं, नहीं ये तो मेरी है। मतलब जिसको दे दिया वो उसी को ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर मेरे पास कोई राइट नहीं है कि मैं उसको दोबारा। अभी आ रहा हूँ बेटा थर्ड पे। सेकेंड पॉइंट लिखे। अरे ये तो रिपीट करना था ना बेटा, इसका ही तो अपोजिट था, कुछ था ही नहीं बेटा। विच क्या लिखना था? आइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी और रिड्यूस एनी एसेट्स। जो आपने फर्स्ट लिखा है उसका रिवर्स ही तो लिखना फर्स्ट साइड। सेकेंड पॉइंट लिखें, रेवेन्यू में लिखना बच्चों, दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर। दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर, और वो बेटा इररेगुलर एंड नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। दे आर इररेगुलर एंड क्या बच्चों? नॉन रिकरिंग इन नेचर। बार बार नहीं मिलता भाई। बोरोविंग साइड डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट हमेशा थोड़े करती है, कभी कभार करती है जब उसे बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ जाती है, जब उसके पास फंड्स का क्राइसिस होता है तो ही ये स्टेप लेता है, अदरवाइज तो बचना चाहता है इन चीजों से। बेटा जो पॉइंट्स आपके रह जाते हो बाद में आपस में पूछ लिया करो। पॉइंट नंबर थर्ड लिखें, रेवेन्यू रिसिट्स में देयर इज नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन। देयर इज, थर्ड पॉइंट बोल रहा हूं बेटा, देयर इज नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट। देयर इज नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट। और वहां पर आप लिख सकते हैं देयर इज ए प्रोविजन फॉर फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट। यहां कोई प्रोविजन नहीं होता और यहां पर प्रोविजन होता है कि हम अपने पैसे को वापस या अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं या क्लेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिखें, नेक्स्ट पॉइंट में एग्जाम्पल लिख लीजिएगा बेटा। टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसका एग्जाम्पल है बेटा टैक्स एंड नॉन टैक्स। ये क्या होता है अभी मैं बस स्टार्ट करने वाला हूं, आपको समझ आ जाएगा। टैक्स या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसका एग्जांपल आप ये दोनों मेंशन कर लें। बोरोविंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट। बोरोविंग्स होता है, डिसइन्वेस्टमेंट ये आपके कैपिटल रिसिट्स के पार्ट है बेटा। मतलब एक छोटी सी स्टोरी मैंने बताई है, एक से लायबिलिटी क्रिएट होती है और एक से लायबिलिटी क्रिएट नहीं होता है। तो इसी के बेसिस पर इनकम के दो सोर्स हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। आइए, अगर आप लोगों ने रेवेन्यू कैपिटल कर लिया तो बच्चों आपको बताना चाहूंगा ये जो रेवेन्यू रिसिट्स है ना, इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। ये जो रेवेन्यू रिसिट्स होती है ये गवर्नमेंट ने दो पार्ट में स्प्लिट कर दी है बेटा। रेवेन्यू रिसिट्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है टैक्स रेवेन्यू और एक क्या होता है बेटा? नॉन टैक्स रेवेन्यू। बच्चों टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है बेटा? टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है जिसमें हमारी गवर्नमेंट जो है वो पैसा अर्न कर रही है थ्रू किससे बेटा?
टैक्सेस या ड्यूटीज, अगर हमारे देश की सरकार टैक्स या ड्यूटी से पैसा कमा रही है तो ऐसे सभी सोर्स को हम लोग टैक्स रेवेन्यू के नाम से जानते हैं। बेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है जिसमें गवर्नमेंट अदर देन टैक्सेस या ड्यूटीज, अदर देन टैक्सेस या ड्यूटीज से अगर गवर्नमेंट पैसा अर्न करती है तो उसको बच्चों हम लोग नॉन टैक्स बोलते हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, टैक्स का तो आप जानते ही हैं, टैक्स दो कैटेगरी में डिफाइन हो जाता है। कौन कौन सा बेटा? बिल्कुल सही, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स होता है। आपको मालूम ही है टैक्स का मीनिंग क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। टैक्स बेटा एक ऐसी कंपलसरी पेमेंट है जो हर एक बंदे को पे करनी पड़ती है और इसको रिटर्न में कोई पर्सनल बेनिफिट उससे रिसीव नहीं होता। मान लो मैंने सरकार को इनकम टैक्स की फॉर्म में पैसा दिया, क्या सरकार मुझे 1 to 1 कुछ बेनिफिट देगी? नहीं देगा। वो पैसा जो मैं सरकार को दे रहा हूं उस पैसे को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? टैक्स। और बेटा ये टैक्स दो कैटेगरी का है, डायरेक्ट और क्या बेटा? बच्चों सुन लो थोड़ी सी कहानी क्योंकि डिफरेंस आता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हमेशा, याद रखना, किसके ऊपर लगता है बेटा? इनकम के ऊपर या फिर किसके ऊपर? प्रॉपर्टी के ऊपर। बट बच्चों ये जो लगता है वो हमेशा किसके ऊपर लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब समझते हो? जैसे जैसे आपकी इनकम का लेवल बढ़ेगा तो टैक्स का अमाउंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। और इनकम कम तो टैक्स भी क्या होगा? कम। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। बट जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है बेटा वो प्रोग्रेसिव नहीं होता बल्कि प्रोपोर्शनल होता है। मतलब उसकी जो परसेंटेज होती है वो फिक्स्ड होती है। चाहे आप 1 रुपए का सामान खरीदो, 1 करोड़ रुपए का खरीदो, जो जीएसटी का रेट होगा वो प्रोडक्ट के ऊपर सेम अमाउंट से लगेगा। मतलब डायरेक्ट टैक्स हमेशा प्रोग्रेसिव नेचर का है और जो इनडायरेक्ट है वो किस नेचर का है बेटा? प्रोपोर्शनल है। बढ़ते हुए कर में नहीं है बल्कि रिमेनिंग क्या है? कांस्टेंट है। राइट। तीसरा पॉइंट समझिएगा, डायरेक्ट टैक्स में क्या हम बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। जिसके ऊपर टैक्स लगेगा वही पे करेगा। अगर मान लीजिए मैंने इनकम कमाई है तो मेरी जगह आप लोग टैक्स आकर पे नहीं करोगे बल्कि मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो होता है वो डायरेक्ट होता है जिसमें हम बर्डन को शिफ्ट नहीं कर पाते। और इसमें बेटा बर्डन शिफ्ट हो जाता है किसी थर्ड पार्टी के ऊपर। तो लिखिए छोटी सी कहानी लिखना। अरे भाई जीएसटी है, एक बात मेरे को बता, मैंने ये फोन परचेज किया तो ये टैक्स किसने लगाया? गवर्नमेंट ने कंपनी के ऊपर इंपोज करा। बट गवर्नमेंट कंपनी वाले ने क्या करा? कस्टमर पे ट्रांसफर कर दिया। तो ये टैक्स तो शिफ्ट हो जाते हैं ना एक दूसरे के ऊपर। हम तो पे करते ही है, प्राइस में इंक्लूड हो जाता है वो। तो अल्टीमेटली बर्डन उसका था, उसने हमारे ऊपर रख दिया। लिखना बेटा। हाँ लिखना बेटा। एलिमेंट ऑफ रिवेन्यू रिसिट्स। रिवेन्यू रिसिट्स के एलिमेंट दो होते हैं बेटा, या कंपोनेंट ऑफ रिवेन्यू रिसिट्स, कुछ भी देख लें। रिवेन्यू रिसिट्स में पहला लिखना टैक्स रिवेन्यू। पहला एलिमेंट लिखिएगा बेटा टैक्स रिवेन्यू। लिखें टैक्स रिवेन्यू क्या होता है? इट रेफर्स टू दी सम टोटल रिसिट्स। टैक्स रिवेन्यू का मतलब बता रहा हूं बेटा, इट रेफर्स टू दी सम टोटल of receipts. It refers to the sum total of receipts from taxes and other duties. From taxes and other duties. It refers to the sum total of receipts from taxes and other duties, right? Imposed by the government. Other duties imposed by the क्या बेटा? Government. टैक्स या ड्यूटी से जो सरकार पैसा कमा रही है वो सारा ही पैसा कौन सा है बच्चों? टैक्स रिवेन्यू। टैक्स का मीनिंग लिखे, नीचे एक लाइन टैक्स लिख लेना। टैक्स का मतलब क्या है? छोटी छोटी बातें बेटा लिखें। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय पीपल एंड कंपनीज। Tax is a compulsory payment made by people and company to the government, without direct personal benefit from it. Without direct personal benefit from it. बहुत सिंपल सी बात है भाई, टैक्स वो पैसा है जो हम सरकार को देते हैं, चाहे मैं दूं या मेरी कंपनी दे, बट उसके रिटर्न में कंपनी को या मुझे कोई पर्सनल बेनिफिट उसका नहीं मिलता। टैक्स माफ होता है, डिपेंड करता है, कई बार हो जाता है,
कई बार नहीं भी हो, तो उससे क्या लेना देना है। करती है गवर्नमेंट कई बार टैक्स, कभी क्यों क्या करेगी वो बेटा, जीएसटी तेरा नहीं निकल रहा तो मैं क्या करूं। अच्छा ब्रेड खरीदती है खाने के लिए, पैसा देती है, टैक्स माफ कर दिया बेटा। डायरेक्ट तो फिर भी हो सकता है, सुनो मेरी बात, डायरेक्ट हाँ गवर्नमेंट ने भी एक स्लैब बना रखा है ना कि 5 लाख 10 लाख की स्लैब के बाद ही हम टैक्स इंपोज करेंगे। 2.5 लाख से 5 लाख से कम कमाएगी तो सरकार तुम पे कभी भी टैक्स नहीं लेगी ना, वो तो मालूम है। और एग्रीकल्चर वाले कंज्यूमर की तो कभी भी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स फ्री इनकम होती है। चाहे एग्रीकल्चर से करोड़ों रुपए बंदा कमाए, गवर्नमेंट उससे टैक्स कभी नहीं लेता है। तो टैक्स के भी बेटा कुछ सिलेक्टेड एरिया है जहां से टैक्स लेती है, अदरवाइज नहीं लेती है। लिखिए ऊपर हेडिंग डालना, टैक्स के बारे में लिख लिया। टैक्स के 2 पार्ट हो जाते हैं बेटा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बीच में एक लाइन खींचो अपने रजिस्टर में, डिफरेंस लिखें। डायरेक्ट, हाँ जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है। छोटे, अभी ये रजिस्टर आपको बहुत काम आएगा, जैसे जैसे सितंबर अक्टूबर आने दो, उसके बाद इसी के पन्ने फाड़ फाड़ के चीटिंग के लिए बनाओगे। लिखो बेटा डायरेक्ट, हाँ नहीं बहुत खतरनाक खिलाड़ी होते हैं भाई, अच्छा फर्रे कहते हैं, सॉरी। लिखें बेटा, ज्ञानी आप लोग इस मामले में मेरे से ज्यादा निकले यार। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब लिखना बेटा। बेटा मैं जबरदस्त नकल करता था और उसका भी टैलेंट था मेरे अंदर, तो अब वो टैलेंट बताऊंगा नहीं। नहीं नहीं उससे नहीं, वो नालायक था। नहीं नहीं, मैं हम दोनों के रोल नंबर में बहुत डिफरेंस था और स्कूल भी डिफरेंस था, तो कोई मतलब नहीं था। एक्चुअली देखो ऐसा नहीं होता है, नकल करने का भी तरीका होता है उसका नहीं नहीं कोई बात बेटा, ये क्लास पेड है, बाद में दूंगा इसकी क्लासेस मैं आपको। लिखो, लिखना बेटा, टैक्स 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का फर्स्ट पॉइंट लिखें, डायरेक्ट टैक्स का फर्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिएगा। डायरेक्ट टैक्स आर इम्पोज ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी। हमेशा इनकम एंड प्रॉपर्टी के ऊपर ही ये टैक्स लगता है बच्चों। डायरेक्ट टैक्स आर इम्पोज ऑन इनकम एंड क्या बेटा, प्रॉपर्टी। और इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा किस पर इंपोज होता है बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज पर होता है, इनकम एंड प्रॉपर्टी पे नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स जो इंपोज होगा वो गुड्स एंड सर्विसेज पर होगा। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इनकम एंड प्रॉपर्टी पर है, और इनडायरेक्ट जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे। पॉइंट नंबर सेकंड, बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अभी मैंने बताया कुछ देर पहले ही, क्या मैं डायरेक्ट टैक्स के बर्डन को शिफ्ट कर सकता हूं भाई, नहीं कर सकता। मेरे ऊपर बर्डन है तो मैं ही पे करूंगा। लेकिन बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, burden of direct tax cannot be shifted to other person, और वहां कैन बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन, वहां पर हम शिफ्ट कर सकते हैं। और हमेशा शिफ्ट ही होता है, वो जो फाइनल कंज्यूमर होता है वही टैक्स को पे कर रहा होता है, बीच वाला बंदा उस पैसे को कभी भी पे नहीं करता। इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन। थर्ड पॉइंट, डायरेक्ट टैक्स का नेचर कैसा होता है मैंने बताया था, प्रोग्रेसिव। लिख लो, दे आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर। दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, क्योंकि इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। और वहां प्रोपोर्शनल नेचर होता है बेटा, वहां पर आपका जो रेट ऑफ टैक्स है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ये प्रोग्रेसिव नेचर का है, राइट। इनकम बढ़ने से टैक्स रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। बट ये कैसा नेचर का है बेटा, प्रोपोर्शनल, मतलब जो फिक्स परसेंटेज रहेगा उसके रेट कभी चेंज नहीं होते। दे आर जनरली प्रोपोर्शनल इन नेचर, और ये जो है बेटा वो क्या है, प्रोग्रेसिव इन नेचर। हाँ बिल्कुल है, जब तो उसको मैं डिटेल में नहीं ला रहा हूँ, बताता हूँ, आने दो आगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। अच्छा एक बात मुझे बताओ, इन दोनों में से ज्यादा कवर कौन करता होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। गवर्नमेंट की इनकम का मेन सोर्स क्या होगा, इनडायरेक्ट। ये तो बहुत लिमिटेड, लिख लो एक लास्ट लाइन लिख लो, छोटा सा पॉइंट लिखना, दे हैव लिमिटेड रीच। हाँ जी, डायरेक्ट बेटा लिमिटेड लोगों तक ही पहुंच पाता है, और गवर्नमेंट हर एक बंदे से तो ले भी नहीं पाती, इनकम टैक्स कहां ले पाती है। हमारे देश में केवल कितने कम परसेंटेज है जो पूरी कंट्री में टैक्स पे करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तरीके भी जानते हैं, तरीके को हटा भी दो तो बहुत सारे पीपल भरते ही नहीं है रिटर्न। वहां पर आ जाओ सेकंड साइड, दे हैव वाइडर कवरेज। इसमें हमारी जो गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स है वो ज्यादा बड़ा है इनडायरेक्ट टैक्स में, उसकी वाइडर कवरेज है और उसकी बहुत लिमिटेड रीच है, बहुत लिमिटेड एरिया तक ही डायरेक्ट टैक्स इंपोज होता है। एग्जांपल भी लिख लो भाई, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स जो होता है वो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है बेटा।
या कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स समझते हो, अचानक से कुछ मिल जाए, मैंने एग्जांपल भी समझाया था नेशनल इनकम में। कैपिटल गेन टैक्स, भाई मेरी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हुआ है तो मेरे को ही तो टैक्स पे करना पड़ेगा। विंडफॉल गेन, ठीक है, तो वो इंक्लूड नहीं होता है। नहीं, इनडायरेक्ट के एग्जांपल बता रहा हूँ बेटा, जीएसटी, वैट, बहुत सारे जितने भी टैक्सेस हैं, जीएसटी, वैट, सर्विस टैक्स। हाँ अब नहीं, सर्विस भी नहीं लगता आपको। हाँ बेटा, बेटा इनकम टैक्स रेगुलर नेचर पे होता है और वेल्थ ओवरऑल प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है, दो अलग अलग है ना। एक कैपिटल गेन टैक्स, वो अलग अलग पार्ट हो जाएगा। चलो आओ भाई बच्चों, ध्यान देना, मैं आपसे थोड़ा सा आगे की कहानी सुनाता हूं। अभी मैंने केवल टैक्स से रिलेटेड बात करी, सभी बच्चे ध्यान दें। बता दिया बेटा, अगर आपकी वार्तालाप खत्म हो तो मैं कुछ ज्ञान पिल सकता हूँ। बेटा मैंने बोला कैपिटल गेन टैक्स किसका था बेटा, डायरेक्ट का था। आइए, जीएसटी हो गया, वेट हो गया, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, बहुत सारे टैक्स। आइए सर, ड्यूटी पे करना होता है ना। देखो कस्टम और एक्साइज ड्यूटी में क्या फर्क है बेटा, एक टैक्स वो होता है जब हम विदेश से मंगाते हैं तो हमें पे करना होता है, एक होता है जब हम अपने सामान को फॉरेन कंट्री में भेज रहे हैं तो हमें देना पड़ता है। तो दो डिफरेंट चीज होते हैं सेल एंड परचेज के ऊपर। कस्टम का मतलब क्या होता है, जब मंगा रहे हैं, और दूसरे देश को दे रहे हैं तो एक्साइज। आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया कि सर रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, आरआर जो है, वो दो पार्ट में स्प्लिट था, टैक्स रेवेन्यू और क्या बेटा, नॉन टैक्स। अभी आप लोगों को इतना तो समझ आ गया कि हमारी गवर्नमेंट ने जो टैक्स की फॉर्म में पैसा कमाया वो सारा ही टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। बट हमारे देश की सरकार की इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है बेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स का मतलब अभी आपने सुन ही लिया, वो पैसा जो गवर्नमेंट अदर देन क्या बेटा, टैक्स या ड्यूटीज से कमाती है। जो गवर्नमेंट टैक्स या ड्यूटीज के अलावा पैसा अर्न करती है वो सारा ही नॉन टैक्स है। जैसे कुछ एग्जांपल आपको बता दूं, आपने शायद सुना भी होगा, फी के बारे में सुना है, आप लोग भी पे करते हैं, मैं भी पे करता हूं। अगर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की किसी सर्विस को हायर करेंगे, लेंगे, तो बदले में क्या देते हैं हम, पैसा। आप लोग मेट्रो में ट्रेवल करते हो, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ोगे, कॉलेजेस में पढ़ोगे, तो जाहिर सी बात है आपको वहां का कुछ ना कुछ मिनिमम पैसा देना पड़ता है, वो गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। मतलब ये इम्पोज नहीं करा गया है, अगर आप इसको लेते हैं तो ही आप पे कर रहे हैं। जैसे आपने दूसरा कई बार अपनी जिंदगी में अभी तक भरा भी होगा, क्या बेटा, फाइन या क्या बच्चों, पेनल्टी भरी है कभी? भाई आप लोग ड्राइव करते होगे, या फिर समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपसे व्हाइट वर्दी वाले आ जाते हैं और कहते हैं भाई चालान काटेंगे, और बाद में कहते हैं चुपचाप मेरे को इतना दे दो, भाग जाओ यहाँ से। ठीक है बेटा, ये जो है ना, हाँ ऐसा होता है। मैं तो कई बार फंसा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बार नहीं, मैं बहुत बढ़िया तरीका है थोड़ा। बेटा देखो एक पॉइंट समझा रहा हूँ, ध्यान। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा आवाज आ रही है, अभी आ रही है? यस सर आ गई। बस बेटा 1 मिनट वेट करना सर। सुनो बच्चों, अभी आवाज आ रही है मेरी? पता नहीं क्या, यस सर। अरे आवाज आ रही है, आओ। अरे बेटा थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, ध्यान दो।
बच्चों ध्यान देना, अरे कोई बात नहीं, होता है बेटा, आपसे भी होगा कभी। देखो भाई, अभी मैं आपको कुछ बता रहा था, ध्यान देना, मैंने क्या करा रहा था अभी, टैक्स रिवेन्यू, टैक्स रिवेन्यू हो गया, दूसरा बता रहा था नॉन टैक्स रिवेन्यू। अच्छा मैं पॉइंट समझा रहा था, याद आ गया मुझे, मैं कहाँ पे था थोड़ा सा। बेटा फी तो हो गया था, फाइन और पेनल्टी। अच्छा आगे सुनो, कई बार क्या होता है, फी फाइन के अलावा भी हमें पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ता है। जैसे एक इनकम इसने भी बोला, एस शीट। क्या होती है एस शीट? सुना है कभी एस शीट के बारे में? सुना है? देखो एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान देना। अब देखो मजे ले सकते हो, स्टोरी समझ जाओगे तो इसका मतलब भी समझ आएगा। एस शीट का मतलब क्या है समझिए। एस शीट का मतलब होता है, सपोज दैट, मान लेते हैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं है, मैं मानूंगा, मैं अपने गरीब दोस्त को मानूंगा जिसके ऊपर बहुत सारा लोन है अभी, मैं मानता हूं है, कवर अप नहीं हो गया वो बात, दोनों बातें क्लियर करूंगा। सबसे अमीर आदमी मेरी निगाहों में मान लो विपिन है नहीं वैसे, बट फिर भी मान लेते हैं। तो अमीर है तो भाई उसके पास बहुत पैसा था, उसने बोला चल ऐसा करते घूमने चलते हैं। मैंने कहा चल ठीक है। उसने सबको एक जहाज में डाल लिया, मतलब अपनी फैमिली, मेरी फैमिली, सबको बुला लिया, मतलब अरे मतलब समझ गए ना, घूमने के लिए बुला लिया भाई। अरे बात सुनो, एग्जाम्पल के मजे लेने लगे भाई। तो क्या हुआ, वो हमें सबको घूमने के लिए ले गया और वो जहाज ने उसे समुद्र में गिरा दिया। और भाई उस समंदर में जाने के बाद सारे लोग जो है वो समझ लो कि बेटा क्या हो गए, हम लोगों को झटका लग गया, हम लोग आत्मदाह करें। सुनो मेरी बात, अरे मैं मुद्दा क्या कह रहा हूँ, हम लोग, ये बंदा सबसे क्या था बेटा, इसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी, बहुत सारा पैसा होगा, अब वो सारा किसके नाम हो जाएगा? बेटा किसी के नाम नहीं है, क्योंकि जो सारे थे ना ये सब बैठे थे, इस सब कोई सारा खानदान फैमिली जो भी है, मेरे को भी निपटा गया जो मेरे नाम था। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी बात सुनो। अगर किसी संपत्ति का कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है, किसी प्रॉपर्टी का कोई लीगल वारिस नहीं है कि गवर्नमेंट के ऊपर कोई कह सके मेरा है, तो गवर्नमेंट उसे अपने कब्जे में ले लेती है और उसको अपनी इनकम का सोर्स बनाता है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल को और समझाता हूं। आपने देखा होगा, कोई बोल सकता है कि चलो ताजमहल मेरा है, मैं बेच देता हूं, खरीद लो। कोई खरीदेगा? क्यों, किसका कंट्रोल है बेटा इसके ऊपर? कोई लाल किले को बेच, लाल क्या हो गया बेटा, बड़ी बड़ी खुशी तेरी व्यक्त। अच्छा ठीक है, लाल किला कोई खरीदेगा नहीं बेटा। इन सारे जो इनकम का सोर्स होता है, ये सारी इनकम का सोर्स किसकी है बेटा? गवर्नमेंट की एस शीट। आपने एक और इनकम गवर्नमेंट की देखी होगी, दैट इज स्पेशल असेसमेंट। बेटा ये एग्जांपल से आप याद रखोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं। स्पेशल असेसमेंट क्या है? मैंने सपोज दैट अश्मीत शिकारा बहुत अच्छा लड़का है, इसके पास सपोज दैट ये बोला सर ऐसा है, आप बहुत काम करते रहते हो, एक काम करो मेरे लिए ना एक फ्लैट खरीद लो 10 BHK का। मैंने कहा पागल है, ये बोल दे कि 10 फ्लोर की बिल्डिंग बना दूं तेरी, तू 10 BHK क्यों बोल रहा है? बोला नहीं सर 10 BHK। मैंने कहा ठीक है, तेरे को लेके जाता हूं हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन खूबसूरत जगह जो सबसे बैकवर्ड है, मैंने इसको बिहार लेकर गया। और उस बैकवर्ड एरिया में, क्योंकि वहां पर अभी इतना गांव में बिल्कुल बैकवर्ड, बिहार मान लो या उड़ीसा मान लो, उसके बैकवर्ड एरिया में जहां पर लोग भी नहीं है, जंगल में, इसको बीच में दिला दिया 10 BHK। ये बंदे, मैंने बोला 10 लाख का तेरे को मिल रहा है 10 BHK, मौज ले। यहाँ तो बेटा 10 करोड़ का भी कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। तो अब एक बात बताओ, ये रजिस्ट्री कराने जाएगा तो इसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी या कम आएगी? बहुत कम आएगी। और अगर यही द्वारका के अंदर वो फ्लैट लेगा तो इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये डिफरेंसेस क्यों है? क्योंकि एरिया का डिफरेंस है बेटा। गवर्नमेंट ने इस एरिया में क्या कोई डेवलपमेंट करा है और इसमें क्या करा है? तो गवर्नमेंट कहती है अगर मैं किसी एरिया को डेवलप कर दूंगा ना तो आपसे रेगुलरली क्या लेता रहूंगा? तो बेटा गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट चार्जेस या डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स आपसे रिकलेक्ट करता रहता है, तो वो स्पेशल असेसमेंट है। राइट, समझ आ गया? अभी तक मैंने कितनी इनकम बता दी है? चार। कौन कौन सी है भाई? फी है, फाइन है, एस शीट है और स्पेशल असेसमेंट। एक और गवर्नमेंट की अच्छी इनकम होती है, गवर्नमेंट कई बार कमाती है, किसकी फॉर्म में बेटा? इंटरेस्ट की फॉर्म में आता है भाई। हमारे देश की गवर्नमेंट ने विदेशों को, गरीबों को, नेपाल भूटान, समझ गए? नहीं इनको नहीं बेटा, इनको तो मुझे ज्यादा ब्याज भी देंगे तो भी इन्हें पैसा नहीं देना है। तो बेटा एक बात सोचो, इंटरेस्ट से जो पैसा फंड्स आते हैं वो सारे पैसे गवर्नमेंट की कौन सी इनकम है बेटा? नॉन टैक्स रिवेन्यू। राइट, तो आइए छोटी छोटी स्टोरी लिख लेते हैं। हाँ बेटा बोलो। टोल टैक्स क्या होता है? गजब के क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे। टोल टैक्स क्या होता है बेटा? जब आप, अब तू थोड़ा सोच, क्या टैक्स तेरी गाड़ी के लिए टैक्स अलग, मेरी के लिए अलग होता है? वो रिमेनिंग क्या रहता है? सेम रहता है। क्या वो शिफ्ट होता है? क्या वो इनकम एंड प्रॉपर्टी पे लगा? किस पे है? किस पे लगा? वो सर्विसेज पे लगा, इनडायरेक्ट होता है।
नहीं शिफ्ट कर सकते हैं, कर ले भाई। तू ड्राइव कर रही है, तू पड़ोसी से कह दे बेटा देना, थोड़ी देर आ रहा हूँ, तो तूने अपने पैसे को ट्रांसफर कर दिया। अरे आ रहा हूँ मतलब, हाँ अरे शिफ्ट का मतलब नहीं समझी तू। तू ना भर के तू अपने साइड वाले पार्टनर से बोले, वो शिफ्टिंग नहीं कहलाती ना। तुम्हारे ग्रुप में से कोई तो दे रहा है ना, वो शिफ्ट नहीं कहलाता। आओ आगे बढ़ते हैं। ये ख्याली पिलाओ बेटा बहुत अच्छे है कि रोड टैक्स कौन सा है बेटा, कौन सा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। आइए छोटा छोटा लिख लेते हैं, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होती है। हेडिंग डाले, लिखे नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्या नहीं करनी बेटा, क्या बोल रहे हो, लिखो लिखो भाई। हाँ ये अच्छी लड़की है बेचारी, कहती क्या लिखना है। फिर स्कूल बंद हो गया कोरोना के कारण, अब खुलेगा नहीं दोबारा। ये देखो ये बदतमीज कह रहा है, क्या क्या बंद हो गया। अरे भाई किसकी बात कर रहे हैं। बच्चों का देखो ये है माहौल। आईटीएल बंद कराऊं, कराता हूँ, कॉल कराता हूँ। ये अलग ही हो रही है। नॉन टैक्स रेवेन्यू बेटा, बेटा SVIS, शांति, दंगे नहीं फैलाने हमें, आ जाओ। चलो लास्ट टैक्स बेटा ध्यान दें, बाल भारती ध्यान दो। नॉन टैक्स रेवेन्यू बच्चों, बातचीत बंद करो, मजे लेने का समय समाप्त। लिखें नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये टॉपिक पूरा हो जाएगा नहीं तो रह जाएगा। लिखें बच्चों नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये अपनी भड़ास निकालने का समय तुम्हें दूंगा, खूब निकालना। लिखें नॉन टैक्स रेवेन्यू, इट रेफर्स टू द रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, it refers to the receipts of the government, it refers to the receipts of the government from all sources other than, it refers to the receipts of the government from all sources other than taxes and duties, other than taxes and duties। कुछ छोटी छोटी इनकम बताता हूं, लिखो बेटा, केवल नाम लिखना, उनका एक्सप्लेनेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना सामान्य ज्ञान आपके पास है। फर्स्ट पॉइंट लिखें फी, बेटा फी के बारे में सबको पता है। दूसरा लिखना इंटरेस्ट, वो भी गवर्नमेंट की रेगुलर इनकम बन सकती है अगर वो बोरोविंग देती है, इंटरेस्ट। देन प्रॉफिट एंड डिविडेंड, प्रॉफिट एंड डिविडेंड भी हो सकता है बेटा गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू। अगर सरकारी कंपनी कोई फायदे में गई, वैसे अमूमन फायदे में हमेशा लॉस में रहती है, बट कुछ हो जाए बेटा, अच्छी कंपनियां निकल जाए। नेक्स्ट लिखना रेलवे बहुत अच्छी कंपनी है, हमेशा ही क्या, हमेशा घाटे में रहती है। नाम से क्या करेंगे, बताता हूँ, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछा तुमने। क्या पूछे, कुछ नहीं फालतू का पूछे, कह रहे डिविडेंड, डिविडेंड बताता हूँ बेटा, नहीं उससे मतलब नहीं है। न्यूमेरिकल करे थे ना, प्रॉफिट का एक पार्ट होता था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, तो प्रॉफिट का ही पार्ट है बेटा, ठीक है, वो याद रखते, इसलिए कहता। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था मुझसे, क्या पूछ रहा था सर, और एकदम। हाँ लिखो बेटा, फी, फाइन, इंटरेस्ट, फाइन हो गया, हाँ फाइन एंड पेनल्टीज लिखो। एस शीट के बारे में जरूर लिख लो। गिफ्ट भी कई बार मिल जाते हैं, डोनेशन भी मिल जाती है, अरे दे देते ना, अमीर देश गरीबों को बांट देते बेटा। वो आता है, अभी ब्रिटेन का बंदा आया, कौन आया हुए, हाँ जैसे ऐसे बोल रहे हैं चाचा जी आपके, कह रहे मोरिस जॉनसन आ रहा है, मिलेगा उनसे, खतरनाक है भाई तू भी। ऐसा नहीं, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। हाँ वो बेटा फोटो नहीं खिंचवाई, उसकी कंपनी वहां की है। हाँ चलो, फी एंड फाइन, गिफ्ट लिखो 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 बेटा। एस शीट, एस शीट लिखो बेटा, एस शीट। इसके बारे में थोड़ा लिखवाना चाहता हूँ, लिखें इट रेफर्स प्रॉफिट एंड डिविडेंड, फाइन एंड पेनल्टी। जो छूट जाए क्लास के बाद पूछ लेना, मैं इधर नहीं रहता हूँ। लिखो, चला जाता हूँ, आपस में पूछते रहना। लिखें एस शीट का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट, इट रेफर्स टू द क्लेम ऑफ गवर्नमेंट on the property of a person, it बहुत प्यार से, it refers to बेटा, it तो वही मैं कह रहा हूं, तू थोड़ा फिर लिख लिया अगर। it refers to a claim of the government on the property of a person। हाँ हाँ सही बोल रही है, सीधा मार दे उसे तो। हाँ who is missing लिख लो बेटा। अरे वो तो कुछ भी बोल रहे हैं ना। इट रेफर्स टू द क्लेम, बेटा कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे होंगे आपके माहौल के चक्कर में। लिखे बेटा, हाँ अगली बार आएंगे वो। इट रेफर्स टू द क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट
ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाई, अब सही है, अब सही है बेटा, विदाउट लीगल विल, विदाउट लीगल क्या बेटा, कोई संपत्ति का बिना लेखा जोखा छोड़कर अगर कोई बंदा चला गया। हाँ बेटा, पहले अपने डाउट ले, बंसल जी बताइए। बेटा एक बात बता, इतनी बड़ी अंबानी के कोई ना ब्लड रिलेशन में कोई ना कोई तो होगा। अच्छा अच्छा, मैं सपोज को ना रियलिटी में बदल देता हूँ। तूने एक मूवी देखी होगी एंटरटेनमेंट, उसमें अक्षय कुमार क्या है ना, वो करोड़पति बनने की फिराक में उस कुत्ते का क्या कहता है कि उस जोरी का मालिक मैं हूं, और लास्ट में उसकी प्रॉपर्टी उसके वारिस के नाम कर देता है। तो ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई तो वसीयत लिख के जाता मरने से पहले। पागल है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अगर तेरे को प्राइम मिनिस्टर बना दिया देश बर्बाद कर देगी। लिखो अगला पॉइंट। नहीं मैं बेटा इंशाल्लाह लिखें, अगला पॉइंट लिखें, गिफ्ट एंड डोनेशन। बेटा लास्ट पॉइंट, गिफ्ट एंड डोनेशन। हाँ वो भी लिख लो, स्पेशल असेसमेंट, कुछ भी लिख ले, गिफ्ट एंड डोनेशन। बेटा आप थोड़ा बाहर चले जाओगे, लिखे बेटा। अब चुप रहोगे तो मैं बोलूं, आप लोगों की पंचायत ही खत्म नहीं हो रही आज। तू कर बेटा, पहले तू कर, आप स्टार्ट करो बेटा, कर लेना थोड़ी देर बाद, समझ लो। देखो इधर से एक और आया, सर गवर्नमेंट क्या होता है? हाँ बोलो बोलो। हैं गवर्नमेंट को गिफ्ट कौन देता पूछ रही है? डोनेशन चैरिटी वगैरह मिलता है। नहीं, गवर्नमेंट को गिफ्ट डोनेशन चैरिटी दूसरी डेवलप कंट्रियां देती रहती है। अभी कोविड आया, कोविड के दौरान कितना ज्यादा पैसा मिला है पूरे। बेटा वो एक तरीके का ट्रांसफर इनकम हो गया ना, उसके लिए कुछ करा तो नहीं, उसको कुछ भी नाम दे दे, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। पैकेज के नाम पे दे देंगे, कोई असिस्टेंस दे देंगे, कुछ भी कह सकते हैं, राइट? ऐसा बेटा इतना समझ आ गया। अभी मैं बात करता हूँ आप लोगों से आज की क्लास के लिए। बेटा तुम इतना पहले पढ़ो, फिर हम लोग आगे करेंगे बेटा, क्योंकि आज क्लास में बच्चे कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। करो बेटा, कोई डाउट